हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 54 को। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं फ्रांस की क्रांति का सफ़र और ये छठा पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा, दूसरा दास प्रथा क्या थी और फ्रांस की राजनीति में वहाँ की अर्थव्यवस्था में दास प्रथा का क्या महत्व था, और अंत में हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की देन की। वो कौन सी देन है जो हम आज भी अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 54 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति, और ये उसका छठा पार्ट रहेगा। आज के दिनांक है 17 नवंबर 2020। शुरुआत करते हैं, महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या रहा। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही थी, बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उन्हें उम्मीद थी, एक आशा थी कि क्रांति के बाद उनका जीवन सुधरने वाला है। उनको उम्मीद थी कि उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के लिए बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। फ्रांसीसी क्रांति से पहले समानता महिलाओं के लिए नहीं थी, ना उनके लिए शिक्षा के अवसर एक बराबर थे, ना ही उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर एक बराबर थे, ना ही वो किसी व्यवसाय को अपना सकती थी, ना ही वो कोई काम धंधा कर सकती थी। यानी महिलाएं थी, उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। तो उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनको भी एक समान अधिकार मिलेंगे। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति है उस दौरान काफ़ी सारे क्लब शुरू किए। उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की ताकि वे अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से वो लोगों के सामने रख सके। और उनकी एक जो प्रमुख मांग थी उस वक्त, वो प्रमुख मांग थी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की, यानी उनको भी मत डालने का अधिकार दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए। लेकिन 1791 के संविधान से उन्हें निराशा हाथ लगी। इसका कारण ये था कि उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। निष्क्रिय नागरिक, दो प्रकार के नागरिक थे, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे। जो एक्टिव थे, सक्रिय थे, उसका मतलब था कि उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, और जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया वो थे निष्क्रिय नागरिक, और महिलाएं निष्क्रिय नागरिक थी। तो उनको जो एक बड़ी मांग थी उनकी एक समान राजनीतिक अधिकारों की, वो मांग पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि बाद में क्रांतिकारी सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए जिससे कि महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ था। जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया, एक बड़ा कदम था। दूसरा था शादी को, जो शादी थी उसको स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी अब उनका पंजीकरण भी किया जाना शुरू हो चुका था। तो ये भी एक था कि वो स्वैच्छिक तौर पर अपने निर्णय ले सकती थी। तीसरा था तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, यानी कि अब औरत और जो पुरुष है दोनों को एक समान तलाक के लिए अपील करने का, अर्जी देने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले तलाक केवल पुरुष ले सकते थे। चौथा जो बड़ा परिवर्तन आया, क्रांतिकारी सरकार ने जो सुधार वाले कानून थे उनमें चौथा जो बड़ा परिवर्तन ये था कि महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। अब वो ट्रेनिंग ले सकती थी, अपना काम धंधा शुरू कर सकती थी, कोई भी काम धंधा वो अपना सकती थी। तो ये कुछ सुधार थे जो महिलाओं के जीवन में आए क्रांति के बाद, जो क्रांतिकारी सरकार लेकर के आई। हालांकि अभी भी उनको राजनीतिक तौर पर समानता का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन राजनीतिक जो अधिकार है उसके लिए महिलाओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। और उनके जो प्रमुख नेत्रियां थी उनमें से प्रमुख थे ओलंपे गूज। ओलंपे गूज ने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिलाओं और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है वो तैयार किया ताकि उनको भी अधिकार प्राप्त हो सके। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और जो आतंक का राज था, आतंक का शासन था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1793 से 1794 का जो काल था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का काल था, वो आतंक का शासन था। तो आतंक के शासन के दौरान इन महिला क्लबों को बंद किया गया, इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उसी समय ओलंप दे गूज पर
देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। यानी एक लंबा संघर्ष था, उनको करना पड़ा और अंततः 1946 में जाकर के फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिल पाया, यानी कि एक समान राजनीतिक अधिकार मिल पाया। एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। तो ये हमने पढ़ा कि महिलाओं की फ्रांसीसी क्रांति से क्या उम्मीदें थी, क्या वो पूरी हुई और उनके जीवन में क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए और उनको एक समान वोट डालने का अधिकार कब मिला। अब हम बात करने वाले हैं दास प्रथा की। दास प्रथा का फ्रांस की राजनीति में, वहाँ के जीवन में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था। दास प्रथा मतलब लोगों को गुलाम या दास बनाने की एक प्रथा थी। इसके तहत दूसरे देशों से लोगों को खरीदा जाता था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी और उनसे काम करवाया जाता था। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जिन जैकोबिन क्लब की बात करते हैं, आतंक के शासन की हम बात करते हैं, उनका एक जो अच्छा कार्य था उस कार्य में हम मानते हैं वो था दास प्रथा का उन्मूलन। कैरिबियाई जो उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। कैरिबियाई मतलब वेस्ट इंडीज़। जो वेस्ट इंडीज़ के देश थे उनमें तंबाकू की, नील की, चीनी की, कॉफ़ी की इनके बागान होते थे और वहीं से पूरे यूरोप में इन वस्तुओं की सप्लाई की जाती थी। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा से, क्योंकि यूरोपीय लोग थे वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे कैरिबियाई देशों में, तो वहाँ पर श्रम की कमी थी। यानी कि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ये वस्तुएं भी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर भी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यूरोप को अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया उस श्रम को। त्रिकोणीय दास व्यापार कैसे कि जो दास थे वो अफ्रीका से खरीदे जाते थे, वो यूरोप में लाए जाते थे और यूरोप से फिर अमेरिका के इन कैरिबियाई देशों में उनको भेजा जाता था। तो इसलिए इसको त्रिकोणीय दास व्यापार कहा जाता है। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू होता है, क्योंकि तभी व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बागानी कृषि का विस्तार होता है। तो फ्रांसीसी जो सौदागर थे वह अफ्रीकी स्थानीय जो सरदार थे उनसे दास खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे। और दास व्यापार पर निर्भर फ्रांसीसियों के विरोध के कारण ही उस वक्त जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उन्होंने कोई कानून भी पारित नहीं किया था। यानी इतना अधिक दबदबा था उन दास व्यापारियों का। सन 1794 के कन्वेंशन ने दास, जो सभी दास थे उपनिवेशों में, उनकी मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। हालांकि इसका दास व्यापारी विरोध करते हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन ये जो कानून था वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 10 वर्ष के बाद यानी कि 1804 में नेपोलियन ने दोबारा से दास प्रथा को शुरू कर दिया। अंततः जो अंतिम तौर पर दास प्रथा है उसका उन्मूलन यानी कि उसका अंत है वो 1848 में हो पाता है। तो ये थी दास प्रथा कि क्या थी और कैसे वहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं, जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है वो है कि फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है। फ्रांसीसी क्रांति से कौन से सिद्धांत, कौन से विचार है जो हमें मिले। तो कई सारे ऐसे सिद्धांत है, विचार है जो आज के लोकतंत्र की नींव है, वो हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जो नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब अधिकार है हमें फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, तो ये भी एक फ्रांसीसी क्रांति की देन है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, हमारे देश में भी है कि हम किसी भी मुद्दे के ऊपर प्रेस है वो स्वतंत्र होकर के मुखर हो सकती है, बोल सकती है, तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति की ही एक देन है। इसके साथ साथ जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी के बारे में भी खुल करके लिख पा रहे हैं, वो भी एक फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी अधिकार कह सकते हैं, ऐसे विरासत कह सकते हैं, ऐसे विचार कह सकते हैं जो हमें मिले, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अधिकार हमें किससे मिले? फ्रांसीसी क्रांति से। तो इन्हें हम फ्रांसीसी क्रांति की विरासत कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट वर्कशीट, जिसमें हमने समझा
महिलाओं की फ्रांसीसी क्रांति से क्या उम्मीदें थी और उन्हें क्या मिला, दास प्रथा क्या थी और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की बात करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर पर जाने से पहले आज का हमारा क्वेश्चन, जैसा कि आपके लिए हर वर्कशीट में एक क्वेश्चन होता है, हमने यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की बात की। ऐसी एक और महत्वपूर्ण क्रांति थी, वो थी रूसी क्रांति। आपको बताना है रूसी क्रांति कब हुई थी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। प्रश्नोत्तर आज की वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति जो थी, महिलाओं के लिए इस क्रांति का क्या अर्थ था। फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था या उसका महत्व क्या था, ये हमें बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनके जीवन में बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर अर्थ क्या था? अर्थ ये था या महत्व ये था कि उन्हें उम्मीद थी बदलाव आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दास का क्या महत्व था, दासों का क्या महत्व रहा। उपनिवेश आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बागानी कृषि दासों पर ही निर्भर थी। यानी यूरोप में श्रम की कमी थी, तो काम करने वाले मजदूर थे वो दास ही होते थे। फ्रांस के बहुत से लोग इस दास व्यापार में लगे हुए थे और ये जो दास व्यापारी थे इतने अधिक प्रभावशाली थे कि उनके विरोध के भय के कारण फ्रांसीसी असेंबली में लंबे समय तक दास प्रथा के खिलाफ कोई कानून भी पारित नहीं हो पाया था। तो वहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में दास बहुत महत्वपूर्ण थे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, फ्रांस की क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर विशेष तौर पर महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ था। जो कानून बने, पहला, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा, शादी को स्वैच्छिक बंधन घोषित कर दिया गया। तीसरा कानून जो तलाक है, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, जिसमें महिला और पुरुषों को एक समान अधिकार दिया गया, यानी अब महिलाएं भी तलाक ले सकती थी। और चौथा जो बड़ा कदम था, जो कानून बना, वो था महिलाओं को भी काम चुनने की आज़ादी दी गई। उसके बाद 5वां हम लिख सकते हैं कि 1794 में दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि वो टिकाऊ सिद्ध नहीं होता है, 10 वर्षों के बाद दोबारा शुरू कर दी जाती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति की उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से आज देख सकते हैं। तो वो कुछ कदम थे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कुछ अधिकार है, कुछ ऐसे विचार है जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने डिस्कस किया महिलाओं का क्रांति से क्या संबंध रहा, दास प्रथा की बात की और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत को समझा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।